Hello friends, welcome back to my YouTube channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी वीडियो में लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या लीगैलिटी होती है एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, राइट? शुरू करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहते द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी लीगली वैलिड मस्ट कंटेन लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइट? कि कोई भी अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या उसको लीगली वैलिड बोलना है हमने, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए जो हमने है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, all agreements are contract if they are for lawful consideration and with a lawful object, right? हमारा सेक्शन 10 क्या कहता है कि सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट उसमें अगर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स इंटेंशन टू डू समथिंग परमिजिबल विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि कुछ करने की इंटेंशन जो कि परमिजिबल हो अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट। For example, A in consideration of rupees 10 lakh from B agrees to kill C. The object of this agreement, however, is killing, which is illegal and punishable under the Indian Penal Code. But कहते लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट तो है ना, इधर वो इलीगल है और पनिशेबल है, बट उसमें ऑब्जेक्ट है। अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एन ऑब्जेक्ट वुड बी अनलॉफुल, राइट? फर्स्ट वन इज इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कहते इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है हमारा फॉरबिडन बाय लॉ, द एग्रीमेंट क्या होगा हमारा? वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, A agrees to sell certain goods to B after knowing very well the goods are to be smuggled out of the country. Here the object is forbidden by law. कि A ने एग्री किया कि वो B को certain goods सेल करेगा, ये जानते हुए कि जो गुड्स हैं वो क्या किए जाएंगे? स्मगल आउट किए जाएंगे आउट ऑफ आवर कंट्री। सो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? फॉरबिडन बाय लॉ। सेकेंड वन, इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, कि ये किसी और लॉ की प्रोविजंस को क्या कर रहा है? डिफीट कर रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है। वेयर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी लॉ विच इज इन्फोर्स, तो एग्रीमेंट हमारा क्या होगा? वॉइड। क्लियर? इट इज फ्रॉडलेंट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? फ्रॉडलेंट होगा। फ्रॉड इज पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, राइट? कि इससे क्या हो रहा है? किसी की प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं हम? इंजर कर रहे हैं, हम हर्ट कर रहे हैं। सो एग्रीमेंट्स मेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ पुटिंग सम पर्सन इनटू क्रिमिनल एंड रॉन्गफुल हार्म और डैमेजेस हिज प्रॉपर्टी इज वॉइड। अगर कहते वो इमोरल हो, if the object is considered as immoral in the opinion of the court, such agreement will be void, right? वो भी क्या होगा हमारा? void होगा। if it is against public policy, कि जिससे कि क्या हो रहा है? हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है हम क्या कर रहे हैं? उसको अपोज कर रहे हैं। any agreement which goes against public policy and adversely affect public welfare, public decency, public interest, वो क्या होगा हमारा? void होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। ट्रैफिकिंग मीन्स कि जो हमारी पब्लिक ऑफिस की इंफॉर्मेशन है उनको क्या करना? बाहर देना, राइट? जिसको बोलते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग। इंटरफेयरिंग विद कोर्स ऑफ जस्टिस, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। सो ये सब क्या है? ये वो रीजंस हैं जो कि हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एंसन, जो पीछे अभी कराया है वो क्लियर है? सो अकॉर्डिंग एंसन क्या कहते हैं? वेजर मीन्स प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इन विच द पार्टीज हैव नो मटेरियल इंटरेस्ट एंड विद म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, राइट? कहते वेजर का मतलब होता है कि प्रॉमिस कि किसी को हमने मनी देना या उसकी मनी की वर्थ के ऊपर, कहते कोई एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस करना जिसमें कि दूसरी पार्टी का कोई मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उनका कंसेंट है, राइट?
Thus, in simple words, wagering agreement is the one in which money is to be paid by one to another party or vice versa on the happening or non happening of a future uncertain event। कि जहां पे जो हमारा इवेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है कि वो होगा और नहीं होगा, बट हमने क्या किया, मनी अपनी पे कर दी, राइट। इसेंशियल्स क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट के, सबसे पहले म्यूचुअल गेन और लॉसेस, टू पार्टीज होनी चाहिए वेजरिंग एग्रीमेंट में, एक पार्टी विन करेगी एंड सेकंड पार्टी विल लूज, राइट। अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए कि जो भी हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट है उसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, क्योंकि वो इवेंट फ्यूचर में होने वाला है एंड वी हैव नो आइडिया कि वो होगा एंड नहीं होगा, राइट। थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, की पार्टीज का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। द पार्टीज में नॉट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट द सम ऑफ मनी विच ईदर ऑफ देम विल विन और लूज, राइट। कहते उनको इवेंट के ऊपर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट उनको क्या है, अपने पैसे से मतलब है। क्लियर, कि इवेंट होगा नहीं होगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बट उनको ये पता है कि हमने या तो पैसे हारेंगे हम या जीतेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैटिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं ना, टीम्स के ऊपर बैटिंग की जाती है कि ये आज इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, सो इस टाइप उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेजरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। कंट्रोल ओवर द इवेंट, कि किसी भी पार्टी का कहते कोई कंट्रोल नहीं होता इवेंट के ऊपर, राइट। नीदर ऑफ द पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट। सेकंड वन, लास्ट वन इज पेमेंट ऑफ मनी, राइट। The two person agree that dependent on the determination of that event in one day, one shall pay money to the other and vice versa। कि दोनों पर्सन एग्री होते हैं कि जिस दिन भी वो इवेंट होगा हम क्या करेंगे, पैसे देंगे, चाहे हम जीते चाहे हम हारे। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई एग्री दैट इफ इट रेन्स ऑन ए पर्टिकुलर डे, राइट, कि किसी पर्टिकुलर दिन अगर बारिश होगी x will give y rupees 1000 and if it does not rain on that day then y will give 1000 to x, right। कि अगर वो नहीं होगा तो वो दूसरा देगा, राइट। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, की जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, राइट। वेजरिंग एग्रीमेंट अब हमें पता है कि वो इवेंट होगा नहीं होगा, किसके फेवर में होगा ये भी नहीं पता, बट उन पे क्या किया जाता है, उन पे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, वॉइड बोलते हैं। सो इनके क्या इफेक्ट्स होंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, देयरफॉर द विनर कैन नॉट रिकवर अमाउंट विच अदर हैड टू पे, राइट। कि जो विनर है वो अमाउंट, उससे अमाउंट कोई रिकवर नहीं कर सकता जिस पार्टी ने दूसरी ने पे किए। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज जस्ट वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल, जो भी एग्रीमेंट होता है वेजरिंग एग्रीमेंट में, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या होता है, वॉइड होता है एंड अनएनफोर्सेबल होता है, राइट। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड इन द वेजरिंग एग्रीमेंट, की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम वेजरिंग एग्रीमेंट में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस मींस लाइक जैसे सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं, राइट, उनको बोला जाता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस ऑफ लॉटरीज, की लॉटरीज की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं वो भी एक बैटिंग ही होगी, राइट, जुआ एक तरह से। हॉर्स रेस एंड गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस, राइट, हॉर्स रेसेस होती हैं, जो भी गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में आती हैं, हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट में आती हैं। फोर्थ वन इज क्रॉसवर्ड पजल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कोई भी क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट कोई इंश्योरेंस का है, सो ये सब किस में आते हैं, हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट में। क्लियर। So next, the differences between insurance contract and wagering contract, right? So contract of insurance क्या होता है, contract of indemnity, while wagering contract क्या is not a contract of indemnity। indemnity contract क्या होते हैं वो आगे की वीडियोस में हम लोग briefly डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। क्लियर। सेकंड, इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्या होता है, हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बिकॉज हमने जो प्रीमियम्स पहले पे किए होते हैं, राइट, अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, सो हम जब इंश्योरेंस की अमाउंट रिकवर करते हैं, सो उस केस में हमें वो मनी
लमसम रिसीव होती है। बट इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि हम लोग सिर्फ एक प्रॉमिस के ऊपर बेटिंग कर रहे हैं, राइट। A wager will arise only if one party loses and another gains, while insurance contract no winning no losing, right। कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी हारती है दूसरी पार्टी जीतती है तभी वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नो पार्टी इज विनिंग एंड नो पार्टी इज लूजिंग। A contract of insurance is legal and enforceable, while wagering contract क्या होता है हमारा void, right। Next, in insurance contract, the amount of premium is determined specific way, but in wagering contract, to determine amount of loss or gain has no basis at all, right। कि जो हमारा प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है वो डिसाइड किया जाता है, राइट, बाय इंश्योरेंस कंपनी इन अ स्पेसिफिक वे, बट वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ लॉस और गेन है वो किसी बेसिस पे डिस्कस नहीं की जाती, जितनी दोनों पार्टीज का म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है उतनी अमाउंट क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। क्लियर। सो ये थे डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है इन विच द प्रॉमिसर मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल इवेंट्स। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कि जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, कि जहां पे प्रॉमिसर क्या करेगा, अपनी ड्यूटी को किसी भी इवेंट में किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी कंटीजेंट व्हेन इट्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट्स, राइट। कहते कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट हम तब बोलेंगे जब हमें पता है कि उसकी परफॉर्मेंस किस चीज पे डिपेंड करती है, कि वो इवेंट जो है होगा या नहीं होगा इन अ फ्यूचर, राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 31। क्लियर। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि यहाँ पे क्या करना है, हमने कुछ करना है या नहीं करना। क्लियर। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, कि उस इवेंट का जिसके लिए हम कुछ करेंगे, लूज करेंगे, विन करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं इन इंग्लिश लॉ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, X agrees to pay a sum of rupees 20 lakh to Y if his house gets a fire, right। कि X एग्री करता है कि वो 20 लाख Y को देगा अगर उसका घर अगर उसके घर को आग लग जाएगी, राइट। Here the contract between X and Y क्या है? Contingent contract है। The performance of it means X तभी पे करेगा Y को 20 लाख on breaking of fire in Y's house, कि जब Y के हाउस को क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्लियर। Now, what are the essentials of a contingent contract? फर्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंड करती है फ्यूचर इवेंट पे, राइट। हैपनिंग क्या होती है? मस्ट बी अनसर्टेन, बिकॉज ये होगा नहीं होगा। The happening or non-happening of such future events should not form an essential part of the contract, but it should only be collateral to it, right। कि happening या non-happening उस event की कहते कोई essential part नहीं होता contract का, because ये क्या होता है, collateral होता है, कि अगर वो होगा तो ये contract perform किया जाएगा, अगर वो event ही नहीं होगा तो contract भी क्या हो जाएगा, null and void। The happening or non-happening of such future event must be beyond the powers of the contracting parties, right। कि contracting party के हाथ में कुछ नहीं होता, उसका result उन दोनों में से किसी के भी हाथ में नहीं होता, right। Moving to next. Now, what are the rules regarding contingent contract? Contingency on happening of an event,
राइट कि जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, कंडीशनल होती है. इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस सच इवेंट अकर्स. इफ इट डज नॉट अकर सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. Right. Now what is the contingency on non-happening of an event? When the performance of contingent contracts depends upon non-happening of future uncertain events, on the occurrence of that event agreement becomes void. Right. So वो उस केसेस में भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, becomes void. Third one is contingency on the happening of an event within stipulated time. Right कि अगर stipulated time के बीच बीच में अगर वो event हो जाता है, when a contract is made on the happening of a specified uncertain event within a fixed time. For example अगर हम कहें कि जैसे x ने बोला था कि y को वो 20 लाख पे करेगा अगर y का घर क्या हो जाएगा, घर को आग लग जाएगी. अगर उसमें हम टाइम ऐड कर दें कि विद इन 6 मंथ, तो वो क्या हो जाएगा, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. It becomes void if after the expiration of the time so fixed specific event does not happen. कि अगर वो आग 6 महीनों में नहीं लगी तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, becomes void. Clear? Now contingency on the non happening of an event within stipulated time कि अगर stipulated time के बीच में हमारा event क्या होता है, नहीं होता, तो अगर उस स्टिपुलेटेड टाइम के बीच में हमारा इवेंट नहीं होता देन अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, उस केस में भी वॉइड बन जाएगा. राइट. नाउ व्हाट इज द कंटीजेंसी ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कि कोई ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है उसकी नॉन हैपनिंग पे contingent agreement which depends on the happening of an impossible event are void whether the impossibility of the event is known or not known to the parties at the time when it is made. कि चाहे उसकी impossibility जब हम कॉन्ट्रैक्ट अपना एग्रीमेंट कर रहे थे उस टाइम पे पार्टीज को पता थी या नहीं पता थी, बट फिर भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड बन जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड कंटीजेंट एग्रीमेंट कि वेजर और कंटीजेंट एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट वन इज देयर आर म्यूचुअल प्रोमिसेस होते हैं इन वेजरिंग एग्रीमेंट में, वाइल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई म्यूचुअल प्रोमिसेस नहीं होते. राइट. वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, हमारे वॉइड होते हैं. राइट. बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि कुछ कंडीशंस में जो हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं. इन वेजरिंग एग्रीमेंट पार्टीज डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट. राइट कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स में पार्टीज को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो इवेंट होगा नहीं होगा, बट in contingent contract one or both the parties may have some interest on the event. Right. Wagering in wagering agreement future event is a determining factor, but in contingent contract future event is collateral to a contract. Right कि कहते हैं जो हमारा wagering agreement में future event है वो क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जीक्यूट होगा अगर वो इवेंट होगा नहीं होगा. बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल होता है, मतलब उसके साथ चलता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा तो हमारा जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. The obligations which are created and imposed by law in the absence of any contract to that effect are called quasi contracts. Right? कहते जो कि obligations हमारी by law create हो जाती हैं without any contract उनको क्या बोलते हैं, quasi contracts. Quasi contracts are based to the maxim, किस पे बेस करती है, nemo di beto कप लातारी ex liner gesture. This that is no man must grow rich out of other person's cost कि कोई भी इंसान कोई भी पर्सन किसी और के एक्सपेंसेस पे क्या कर सकता है, नहीं रह सकता. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल A has forgotten his bag containing certain goods at
B shop by mistake, right? A अपना बैग B की शॉप पे भूल गया. B is under legal obligation to return them to the A, right? कि B का क्या है, ये फर्ज बनता है कि वो बैग अगर वो बाय मिस्टेक उसकी शॉप पे रह गया है तो वो उसको रिटर्न करे A को. The obligations created by quasi contracts can be enforced in the court in similar manner as in case of formal contract, right? कहते हैं कोर्ट में जो ऑब्लिगेशंस होती हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की वो भी उसी वे में इन्फोर्स की जाती हैं जिस केस में कोई हमारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? When the person fails to discharge his obligation arising out of quasi contracts, another party will get legal remedies as if the contract is broken, right? कि कोई पार्टी अगर अपनी obligations को fulfill करने में फेल हो जाती है इन quasi contracts, सो जो हमारी दूसरी पार्टी होगी वो क्या कर सकती है, लीगल ऑप्शन ले सकती है, राइट? नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. Which are the 5 types? First one is supply of necessaries to the person having no contractual capacity or to his dependent, right? कहते किसी ऐसे पर्सन को जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में नहीं है और किसी के लिए डिपेंडेंट है, उनको क्या करना, हमने सप्लाई ऑफ नेसेसरीज का, लाइक जो हमारी ज़रूरतें हैं लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर एटसेट्रा. Any agreement made by a person who has no contractual capacity are void, but agreements made by such person to procure necessaries for him or his dependent is legally entitled to recover the cost of such supplies, right? कि अगर कोई एग्रीमेंट उन लोगों को लाइफ प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है तो वो उस केस में क्या लीगली वैलिड होता है. नेक्स्ट आ जाता है रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड बट विच अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे, राइट? कि कोई ऐसी पेमेंट हमने रीइंबर्स करनी जिसमें कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है बट जो दूसरी पार्टी नहीं लेना चाहती, बट दूसरी पार्टी क्या है, लीगली बाउंड टू पे, कि उन्होंने लीगली उनको पे करना ही करना है. क्लियर? In certain cases, it happens that one party makes a payment because he is interested in that payment, but liability for making that payment lies on another person, right? कि कहते एक पर्सन ने पेमेंट करी बिकॉज वो पेमेंट करना चाहते थे, बट वो लाइबल नहीं है, लाइबल कोई और थर्ड पार्टी है, राइट? Thus, on making such payment, the person liable to pay has to reimburse it to the person who has made the payment, right? कि वो person liable होगा कि उस person को reimburse करे जिन्होंने payment की है, right? So this means reimbursement of payment made by a person who is interested but which another person is legally bound to pay. Clear? Next है हमारा ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट और सर्विस. ग्रेशियस एक्ट होता है कि जहाँ पे हम इस इंटेंशन से करें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, राइट, इन रिटर्न. बट नॉन ग्रेशियस एक्ट होता है कि जहाँ पे हम इस इंटेंशन से काम करते हैं कि उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, राइट? समटाइम्स ए पर्सन में रेंडर सर्विसेज वॉलंटरी विद एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग इट्स रिटर्न, कि हमें कुछ उसके बदले में कुछ रिटर्न में मिलेगा. सो दो जिस पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है वो पर्सन क्या होगा, इज लाइबल टू कॉम्पेंसेट द पर्सन जो कि वो सच सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कि किसी को अगर किसी की लॉस्ट गुड्स मिलती हैं तो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं. ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स लॉस्ट बाय अनदर पर्सन ऑन दिस बीइंग टेकन कस्टडी ऑफ दोज गुड्स, उसकी क्या होती हैं, सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइबिलिटी ऑफ पर्संस टू हुम मनी इज पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन, राइट?
उन पर्सन्स की लाइबिलिटी जिनको मनी या हमने कुछ सामान डिलीवर किया बाय मिस्टेक या किसी के दबाव में। Where the person has delivered some goods or has made payments of money to another person either by mistake or under coercion, such person is under legal obligation to return it to the person delivering, right? कि वो क्या करेगा, जो पर्सन डिलीवर कर रहा है उनको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, राइट। सो ये है हमारे 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की परफॉर्मेंस क्या होती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, सो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस कैरिंग आउट दीज ऑब्लिगेशंस, राइट। Every person who is bound by an obligation must be ready to perform it at the time when he has promised to do or in the manner in which he has promised to do, right? कि जो पर्सन लीगली बाउंडेड है अपनी ऑब्लिगेशंस करने के लिए वो उस टाइम पे जैसा कि उसको प्रॉमिस किया गया था एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अपने ऑब्लिगेशन को क्या करेगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। Who must perform the contract? अभी परफॉर्मेंस कौन करता है, राइट। Liability of performing a contract basically lies on the promisers, right, जिन्होंने प्रॉमिस की है। According to section 37 to 41 of this act lays down the basic rules regarding the legal status of the person who is to perform the contract, कि कौन पर्सन जो है लीगली बाउंड है to perform the contract. The contract may be performed by first one is promiser himself, कि जिसने प्रॉमिस किया है वो खुद ही अपना क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है, राइट। इट इज वेरी क्लियर दैट अ पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस मस्ट परफॉर्म इट, राइट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसकी पर्सनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो देन इट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, राइट। फॉर एग्जाम्पल X is a painter who promised to paint a picture of for Y, right? So इस केस में X alone must perform the contract personally. If X dies, his heirs are not liable to perform the contract because painter कौन था, X था। अगर X की डेथ भी हो जाती है तो भी उसके जो लीगल हायर्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है बाय द एजेंट ऑफ प्रॉमिसर, कि प्रॉमिसर का कोई एजेंट है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है। व्हेन द पर्सनल स्किल ऑफ द प्रॉमिसर इज नॉट नेसेसरी एंड द वर्क कुड बी डन बाय एनीवन, सो द प्रॉमिसर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, राइट, एज एन एजेंट। Third one is by legal representative. If the promisor dies before the performance of the contract, his legal representative like son and daughter जिनको की प्रॉपर्टी दी गई है डिसीज प्रॉमिसर की, वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन। If the promisee accepts performance of the promise from third party, then discharge of the contract and promiser is thereby discharged. तो उस केस में थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, कि ये तो था कि अगर हमने एक सिंगल प्रॉमिस करा, अगर हमने जॉइंट प्रोमिसेस की होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, राइट। When two or more individuals are bound to perform a contract together, तो उसको क्या बोला जाता है, joint promise बोला जाता है, right? When a joint promise is made, then unless contrary intention appears from the contract, all such persons must jointly with the surviving promises fulfill the performance, right? कि जो इंटेंशन होता है वो सारे पर्सन्स क्या करते हैं, जॉइंटली परफॉर्म करते हैं, राइट। The following are the rules relating to the performance of joint promises. First one is joint liability.
when two or more persons make joint promises for doing or not doing something, so both the promisers are jointly liable to perform it, right? कि ये नहीं हम बोल सकते कि कोई एक पर्सन 60% परफॉर्म करेगा, एक पर्सन 40% करेगा, तो जॉइंट लाइबिलिटी कितनी होगी? 50%. In case of death of any one of them, so his legal representative along with remaining promises will perform the performance. कि जिस पर्सन की अगर इनकेस डेथ भी हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रोमिसेस उसके बिहाफ पे कंप्लीट करेगा, राइट? सेकंड आ जाती है हमारी इंडिविजुअल लाइबिलिटी. When two or more joint promisers make promise and there is no express contract contrary to it, both of them are individually liable to perform them, right? कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना दोनों में कि दोनों पर्सन्स क्या हैं, लाइबल हैं, सो ये वो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. कि नाउ अब जॉइंट प्रोमिसेस तो मिल गए, वो फुलफिल भी कर दी उन्होंने, अब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन राइट कैसे होगा? Joint promisers have joint and several liabilities. When one of the joint promisers has been compelled to perform entire promises, so उसका क्या कहते, अगर joint promisers में से एक person को compel किया जाए कि वो सारी entire promises अपने fulfill करेगा, so he has the right to claim contribution or share of other promisers unless contrary intention appears from the contract, right? कि जब अगर जो उसका खुद से काम करने का इंटेंशन था, अगर जब तक वो नहीं मिल जाता तो उस केस में अगर वो जॉइंट प्रोमिसर्स के भी प्रॉमिस की उनकी लाइबिलिटी फुलफिल करता है तो उस केस में वो उन प्रोमिसर से अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं, राइट? रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स. According to section 44 of this act, a release by a promisee of any one of the joint promisers does not discharge other joint promisers from liability, right? कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3-4 जो promisers हैं वो एक साथ अपनी joint promise में है, तो अगर एक जो जॉइंट प्रोमिसर है उसमें से एक प्रोमिसर चला भी जाता है, अपने आप को रिलीज कर लेता है, तो भी जो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, राइट? क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like my videos. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.